Hello everyone, I'm Kripa Sankar Pandey and you are watching Legal Narrative. In this session, we are going to discuss the most important MCQs of the Constitution of India 1950, which is going to be relevant and useful for any competitive examination, whether it is civil services or any legal field examination, whether it is law entrance examination or judicial service examination. So let's begin. हमारा पहला क्वेश्चन है व्हिच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है बताइए सब लोग। बिल्कुल सही, आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है कि क्या प्रोवाइड करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल फ्रीडम्स गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल ओनली टू। जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में प्रोवाइडेड हैं वो किन लोगों को सिर्फ दिए गए हैं, तो वो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए गए हैं और किसी को नहीं दिए गए हैं। ठीक है, सिर्फ किसको दिए हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ फ्रीडम्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 इज। कितने तरह की फ्रीडम को गारंटी किया गया है आर्टिकल 19 में, बताइए। बिल्कुल सही, 6 तरीके की गारंटी। पहले 7 तरीके की थी, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया, यहाँ से ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया। और कहाँ पे रख दिया गया है, आर्टिकल 300 कैपिटल ए में रख दिया गया है। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। कौन सा फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है? राइट टू इक्वलिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ किसको अवेलेबल है, सिटीजन्स को। सी इज़ द राइट आंसर। राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 में है वो सबको अवेलेबल है, एनी पर्सन को अवेलेबल है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में वो भी एनी पर्सन को है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो ये है ये भी सबको अवेलेबल है, चाहे वो इवन फॉरेनर ही क्यों ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं। 6 फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर आइदर दे आर सैक्रोसैंक्ट एंड इनएलिएनेबल, एब्सोल्यूट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कि सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कि बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी। बिल्कुल दे आर, बिल्कुल ए एंड सी। पहली बात तो सैक्रोसैंक्ट हैं एंड इनएलिएनेबल हैं, लेकिन दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उन पे लगता है। डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑब्जर्व्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ the doctrine of postponement was aimed at balancing the right of an accused to be presumed innocent till completion of trial with the media's right to freedom of expression। किस केस में बात बताई गई, डॉक्ट्रिन ऑफ पोस्टपोनमेंट वाज किस उसमें प्रोपाउंड की गई है, बताइए। बिल्कुल सही, सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसे कहता है। बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाई आर्टिकल 19(1)A इंक्लूड्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन। किस केस में बताया गया? बिल्कुल सही, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल। ये जो केसेस आ रहे हैं इनको आप लोग चाहे नोट डाउन करके हमको PDF भेजोगे, हम चेक करेंगे कि कितने लोगों ने इसको नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, सबका चेक करेंगे, सब लोग भेजना। भेजोगे कि नहीं भेजोगे? हाँ, हमें पता है आप लोग भेजोगे, बहुत होशियार बच्चे हैं हमारे। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल एक्सप्लिसिटली क्या नहीं मेंशन्ड है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं मेंशन्ड है भैया, और सब कुछ मेंशन्ड है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन तो है, ये है 19(1)A में।
फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म तो है ही, ठीक है, बट क्या नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात नहीं की गई, उसमें प्रेस को इन्फर किया गया है खाली, ठीक है, कि इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी इंक्लूड माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन केस ऑफ, कौन से केस में बात बोली गई बताइए। बिल्कुल नवीन जिंदल के केस में बोली गई, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल, या नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये रट्टा मार लेना, नवीन जिंदल का केस रट्टा मार लेना, काम खत्म। जहाँ पर भी नेशनल फ्लैग की बात आएगी उसको हॉइस्ट करने की, तो कौन हो जाएगा वो, नवीन जिंदल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2020, रिसेंट केस है भैया, ये सब लोग नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। जो भैया वर्ड यूज कर रहा हूँ वो जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। पब्लिक स्पेसेस कैनॉट बी ऑक्युपाइड इंडेफिनेटली फॉर एक्सप्रेसिंग डिसेंट, लेवी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन लॉटरी इज कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस इज नॉट ए प्री कंडीशन फॉर कॉमन इंटेंशन। बताइए क्या हेल्ड किया गया, क्या ले डाउन किया गया। बिल्कुल, पब्लिक स्पेसेस कैनॉट बी ऑक्युपाइड इंडेफिनेटली फॉर एक्सप्रेसिंग डिसेंट, ए इज द राइट आंसर, A is the right answer. Next question is, which of the following articles of the Constitution of India is related to liberty of press? Liberty of press से related कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19 रिलेटेड है, आर्टिकल 19 लिबर्टी ऑफ प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, द सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ के बारे में बात किया? बिल्कुल स्ट्रक डाउन ये 66 कैपिटल ए के उसको स्ट्रक डाउन किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 को, ठीक है। इन इट्स इंटायरिटी फॉर वायोलेटिंग आर्टिकल 19(1) एंड नॉट बीइंग सेव्ड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 19 क्लास 2, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा इसमें है जो फंडामेंटल राइट गारंटीड नहीं है आर्टिकल 19 में? बताओ आप लोग। बिल्कुल फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ये नहीं है। एसोसिएशन है, एक्सप्रेशन है, सेटल इन एनी पार्ट और टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहोल्ड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19(1)(a? किस केस में बात बोली गई? बिल्कुल सही, अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया कि फ्रीडम जो इंटरनेट यूज करने की है वो राइट टू किस में है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। कभी भी पूछा जाए तो हम लोग इस चीज़ को मार्क करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड विद आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा आर्टिकल है जो आर्टिकल 19(1)(a से रिलेटेड नहीं है पूछा जा रहा है? क्या है? पहला है प्रकाश झा इंटरनेशनल, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हम लोगों से, प्रकाश झा इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नंबर 2 सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस CAB, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। नंबर C कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भरत कुमार। नंबर D काथी रनिंग वर्सेस एंड स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है, मैं बताना है कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जब हम आपको लेबर लॉ पढ़ा रहे थे उस समय हमने आपको स्ट्राइक, लॉकआउट और इन सारी चीज़ों के डिफरेंस के बारे में बताया था। उस टाइम पे हमने ये बात भी बताई थी कि राइट टू स्ट्राइक इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू स्ट्राइक इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है भैया फंडामेंटल राइट, किसमें? आर्टिकल 23, 24, ये सब किस में आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। राइट टू इक्वलिटी तो 14 से 18 तक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट कैन मेक एनी लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द सिटीजन्स टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन किस बात पे लगाया जा सकता है? इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। हो गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है? टू असेंबल विद आर्म्स, गोली बारूद लेकर के असेंबल होने का राइट है फंडामेंटल राइट? नहीं है। टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का तो है फंडामेंटल राइट। राइट टू एम्प्लॉयमेंट। नंबर डी, राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है। तो टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू असेंबल विद आर्म्स, ये भी फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19 क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स राइट टू स्ट्राइक, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट टू लॉकआउट, नन ऑफ द अबव। बिल्कुल, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग है। स्ट्राइक और लॉकआउट फंडामेंटल राइट नहीं है। स्ट्राइक और लॉकआउट फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 8 of CRPC being in public interest are not violative of Article 19 of the Constitution of India। किस केस में ये बात बोली गई? तो केस था मधु लिमाय वर्सेस SDM मुंगेर। मधु लिमाय, ये केस हमारे क्रिमिनल लॉ के लिए भी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। मधु लिमाय वर्सेस SDM मुंगेर। अगला क्वेश्चन, चैप्टर 8 पता है ना, वो जिसमें हैबिचुअल ऑफेंडर वगैरह से सिक्योरिटी ली जाती है कि वो तुम अपना क्या कहते हैं न्यूसेंस नहीं फैलाओगे और कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं, हरकत नहीं करोगे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, बीइंग ए ज्यूरिस्टिक पर्सन अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द स्टेट एक्शन इम्पेयर्स द राइट्स ऑफ द कंपनी देयरबाय अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 19 विल बी अवेलेबल टू हिम। किस केस में बात बोली गई है? बिल्कुल सही, RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोली गई है कि बीइंग ए ज्यूरिस्टिक पर्सन अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो किस केस में बोली गई है? RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज सिटीजन्स द राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते टाइम ये भी बताया था कि आर्टिकल 19 के जितने भी प्रोविजंस हैं 6 हैं, वो 6 को 6 पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे, उन पे लगाए गए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, करस्पॉन्डिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पढ़ोगे। तो जिन जिन लोगों ने रट्टा मारा होगा उनका सबका सही जा रहा होगा। ठीक है, तो वो है आर्टिकल 19(1)(e। आर्टिकल 19(1)(e) में बात बोली गई है कि जो सिटीजन्स हैं दे हैव राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(e। आगे बढ़ जाएं। राइट ऑफ ए सिटीजन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस इज ए। ये क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, राइट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट अंडर पार्टनरशिप एक्ट है। बताइए। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pursuant to a constitutional amendment, cooperative society finds a place among fundamental rights in। cooperative society किस उसमें बताई गई? तो देखो सी से कोऑपरेटिव, तो सी में यानी आर्टिकल 19(1)(c) में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है। सी से कोऑपरेटिव होता है और 19(1)(c) में बताई गई है। ऐसे याद कर लोगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ पाकिस्तानी सिटीजन रेजाइडिंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम फंडामेंटल राइट टू। किस बात का फंडामेंटल राइट वो क्लेम नहीं कर सकता? जो पाकिस्तानी सिटीजन है, इंडिया में रेसाइड कर रहा है, बताइए। बिल्कुल सही, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन को नहीं कर सकते क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी आर्टिकल 14 एनी पर्सन को अवेलेबल है। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 एनी पर्सन को अवेलेबल है।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन एनी पर्सन को अवेलेबल है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है भैया, ठीक है भैया। इज ए जेंडर न्यूट्रल वर्ड, लड़का लड़की दोनों पर लागू होता है, ठीक है। कोई गुस्सा ना हो जाना कि भैया भैया बार बार बोल रहे हैं और हमको बोल ही नहीं रहे, ठीक है। आगे बढ़ जाए हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड on which a reasonable restrictions on the right to freedom of speech and expression can be imposed, बताइए। which one of the following is not a ground on which a reasonable restrictions on the right to freedom of speech and expression can be imposed, बताइए। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी। अगला क्वेश्चन, which सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के ग्राउंड है। अगला क्वेश्चन, which one of the under mentioned right is guaranteed to citizen as right to freedom under article 19? right to vote, right to citizenship, right to contest election, right to assemble peacefully without arm। बिल्कुल, right to assemble peacefully without arms, D is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 19(1)(e ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज किस बात की बात करता है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा हुआ था, फ्रीडम टू रेसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, हो गया, तीन बात आ गई सबको समझ। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 इंसर्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(c किस बात को इसने इंसर्ट किया। बिल्कुल, अभी मैंने बताया था 19(1)(c), सी से कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इसने इंट्रोड्यूस किया। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किस बात पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, बताइए। डी इज़ द राइट आंसर, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ये बताओ कि शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में डिफाइंड है। ये क्लास में मैंने बताया कि नहीं बताया जब मैं हिंदू लॉ पढ़ा रहा था। जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, कमेंट सेक्शन में बताओगे, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा, इधर नाम नोट किया जा रहा है कौन कौन दे रहा है, सबको फ़ोन कर करके बताया जाएगा कि भैया आपने नहीं दिया था आंसर और आपने दिया था, ठीक है। आप लोग सब लोग आंसर करोगे कि शेड्यूल ट्राइब को कहाँ पे डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना, तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली को किससे मैच करोगे। बिल्कुल, आर्टिकल 19 क्लास 3 से है, फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 19 क्लास 3 से है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच किससे है, आर्टिकल 19 क्लास 1 से है। उनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगाया जाएगा, आर्टिकल 19 क्लास 2 में लगाया जाएगा, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगाया जाएगा, आर्टिकल 19(1)(6) में लगाया जाएगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर। करस्पॉन्डिंग जो अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो ऐसे हैं कि जैसे हम जैसे आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, इधर से बढ़ेंगे और करस्पॉन्डिंगली 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आर्टिकल 19(1)(a) वहाँ से 1 से नहीं लिखेंगे, वहाँ से 2 से लिखेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19(1) में तो इधर से 1A B C D ऐसे दिए हुए हैं, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहाँ शुरू होता है, आर्टिकल 19 क्लास 2 से शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसे लिखो आप आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे हो, आर्टिकल 19 क्लास 2 में हो, समझ रहे हो ना। ऐसे 1A, A से 2, B से 3, C से 4, मतलब एक ऐसे आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है, और हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मिलता जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। हिकलिन टेस्ट अंडर आर्टिकल 19 क्लास 2 इज रिलेटेड टू। हिकलिन टेस्ट किस बात से रिलेट करता है, बताइए। बिल्कुल सही, डेसेंसी एंड मोरालिटी से रिलेट करता है, डेसेंसी एंड मोरालिटी से रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें नहीं आती। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
राजीव गांधी फाउंडेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ देव? बताइए। बिल्कुल, सिर्फ राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं आता है, राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिस है वो किसके अंतर्गत आती है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो सब क्या है? एक पब्लिक ऑफिस है। पब्लिक ऑफिस को राइट टू इन्फॉर्मेशन सबको अवेलेबल करवाना होगा, इन्फॉर्मेशन सबको अवेलेबल करवाना होगा विद इन 30 डेज। ठीक है, जिस दिन डिमांड की गई है इन्फॉर्मेशन उसके 30 दिन के भीतर उनको अवेलेबल कराना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस शुड बी केप्ट इन माइंड for considering the constitutionality of a statutory provision upon a challenge on the alleged vice of unreasonableness of the restriction imposed by it. The restrictions sought to be imposed on the fundamental rights guaranteed by Article 19 of the Indian Constitution must not be arbitrary or of an excessive nature so as to go beyond the requirement of felt need of the society and objects sought to be achieved. Number B, there must be a direct and proximate nexus on or a reasonable connection between the restrictions imposed and object sought to be achieved. Number C, no abstract or fixed principle can be laid down which may have universal application in all cases. बताइए। D, all of them, मतलब ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो क्या है? किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि which of the following statement regarding freedom of association is are found to be correct? कौन सा इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड है और वो करेक्ट है? पहला है हमारा, द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(c इज एन ऑर्डिनरी राइट विच इज enjoyed by all citizens to form association. Number second, it has no reference to a right which is conferred by a particular statute to act as a member of a body which is the creation of the statute itself. बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, दोनों हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, देखो कई लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या सर जो आप क्वेश्चन इधर बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, सीआरपीसी के और क्रिमिनल लॉ के और हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इन सब के, इनसे बाहर क्वेश्चन, देखिए इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन इससे भी अगर आप, हाँ, लेकिन इसकी सफिशिएंसी कब मानी जाएगी? जब आप कम से कम इसको 4 बार या 3 बार देख लोगे, कम से कम 3 या 4 बार रिवाइज करोगे और एक्टिवली रिवाइज करोगे। एक्टिवली रिवाइज करने का मतलब है हमारे साथ साथ हम क्वेश्चन जब खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसको, तो आप उसका आंसर लिखोगे। ये नहीं कि हम सिर्फ क्वेश्चन बोल रहे हैं और उसका आंसर बोल दे रहे हैं, आप सिर्फ सुन ले रहे हो। वो भी काम करेगा, ऐसा नहीं है नहीं काम करेगा, लेकिन पहली दूसरी बार आपको वो पहली वाली एक्सरसाइज करनी होगी। पेन पेपर से लिखना होगा या तो आपको कमेंट सेक्शन में बार बार लिखना होगा उसके आंसर्स। ठीक है, अगर पेन पेपर आपका नहीं है, आप मान लो कहीं बाहर हो, तो आप क्या करो, उसमें कमेंट सेक्शन में ही क्या कर दिया करो, लिख दिया करो। लेकिन अगर आप कहीं घर पे बैठे हो, स्टडी टेबल पर अपने बैठे हो, तो क्या करो, पेन पेपर उठाओ, उसका आंसर नोट डाउन करो, उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नई निकल के आ रही हैं उसको क्या करो, अपने नोट्स में लिखो और उस सब का रट्टा मारो। फिर क्या होगा कि फिर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको बड़ी आसानी होगी, मतलब वो चीज़ कठिन नहीं लगेगी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस इज आर फाउंड टू बी करेक्ट? दिस फ्रीडम कैन नॉट बी क्लेम्ड बाई ए न्यूज़पेपर और अदर publication run by a non-citizen. Number 2 is the freedom of press under our constitution is not higher than the freedom of an ordinary citizen, is subject to the same limitation as are imposed by Article 19 Class 2 of the Indian Constitution and to those limitations only. बताइए, बिल्कुल both are correct. A is the right answer. A is the right answer. अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following statement regarding nature of the right that are guaranteed by Article 19 of the Indian Constitution which are found to be correct? इसमें बताना है हमारा जो आर्टिकल 19 है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
पहला है हमारा आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कन्फाइंड टू व्हाट आर नोन एज सिविल राइट्स एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स such as the right to vote or to hold any political office or the privileges of a chamber of the legislation. Number 2, Article 19 of the Indian Constitution refers to what is known as natural or common law rights as distinguished from rights which are created by a statute and must be exercised subject to conditions imposed by it. Number 3, Article 19 of the Indian Constitution does not include the right to life. बताइए। बिल्कुल, ये तीन के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, फाउंड है, क्योंकि राइट टू लाइफ कहाँ पे फाउंड होती है, आर्टिकल 21 में फाउंड होती है, ठीक है। और जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको पॉलिटिकल राइट को अलग बताया गया है। जैसे राइट टू वोट हमें बताया गया है, वो 324, 25, 26 इन सब आर्टिकल्स में बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन हमारा Clause 1B of Article 19 of the Indian Constitution guarantees the freedom of citizen to meet with each other in any number provided the assembly is unarmed होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए, चाहे जितनी बड़ी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो A एंड B यानी जो वर्ड उसमें यूज किया है पीसफुल एंड अनआर्म्ड, डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, in determining the substantive reasonableness, the court has to take into consideration various factors. Which of the following points have to be satisfied in order to adjust the restrictions to be reasonable? किसी restriction को reasonable restriction माने जाने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा? नंबर ए, the restriction must have a rational connection with the object sought to be achieved by the law. Number B, the restriction imposed must not be in excess of the mischief sought to be prevented or the object sought to be achieved by the law. कौन सा आंसर सही होगा? बिल्कुल, both A and B are correct. Okay? अगला क्वेश्चन हमारा, in reference to right to freedom for the protection of interest of scheduled tribe, the reasonable restrictions may be imposed under किस उसमें इम्पोज किया गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, बताओ। मैंने कहा था कि इधर आप देखोगे 1 2 3 सॉरी ABCD देखोगे और उसके करस्पॉन्डिंग 2 3 4 5 देखोगे, तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 19 क्लास 5 आ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इट यूज टू बी फंडामेंटल राइट बट इज़ नाउ अ लीगल राइट ओनली। कौन सा ऐसा राइट है? राइट टू प्रॉपर्टी। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि पहले 7 तरह के फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए गए थे आर्टिकल 19(1) में, आर्टिकल 19 क्लास 1 में, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। मोरारजी देसाई उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया। किस चीज़ को? राइट टू प्रॉपर्टी को। और कहाँ पे उसको इंक्लूड किया गया? आर्टिकल 300 कैपिटल ए में इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 300 कैपिटल ए में इंक्लूड किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, रेस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल? किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जा सकता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, बताइए। अभी मैंने फिर वो बताता हूँ कि ऐसे एक तरफ लिख लो आर्टिकल 19(1) A B C D E और उसके बाद में लिखो आर्टिकल 19(1) A के सामने लिखो आर्टिकल 19 क्लास 2, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे फिर लिखते जाओ, 2 लिख लिया, 19 क्लास 2 लिख लिया, फिर 19 क्लास 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और करेस्पॉन्डिंगली वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगे। एक दूसरे के नहीं, मतलब पहले वाली राइट है उस पर रिस्ट्रिक्शन दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ आर्टिकल। कौन से आर्टिकल का इसेंशियल पार्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, बताओ सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ए इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 19(1) A, आर्टिकल 19(1) A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही इसेंशियल पार्ट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया एज। फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया क्या है, अवेलेबल टू पीपल अंडर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, की इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, की अवेलेबल टू द पीपल अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, बताइए।
क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल, सी इज़ द राइट आंसर, इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, उससे इन्फर किया जाता है सिर्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, द राइट टू प्रॉपर्टी सीज्ड टू बी फंडामेंटल राइट फ्रॉम, कब से राइट टू प्रॉपर्टी कब से सीज कर गई? बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल, 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से कर गई। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज इम्पेरेटिव टू शो द रिक्विजिट रेस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, क्या है बताओ? नेशनल एंथम को वो क्या कहे, रिक्विजिट रेस्पेक्ट कब मिलेगी? टू बो, थोड़ा सा झुक जाना रेस्पेक्टफुली या खड़े हो जाना रेस्पेक्टफुली, ऐसा है कि नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, स्टैंड रेस्पेक्टफुली, जब हम खड़े हो जाते हैं। कहने आप लोगों ने सुना होगा कि सिनेमा हॉल में भी ये रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि जब नेशनल एंथम गाया जाएगा, कोई मूवी शुरू होगी उसके पहले, तो सब लोगों को क्या होना है, खड़े होना है, स्टैंड रेस्पेक्टफुली, स्टैंड रेस्पेक्टफुली। ओके, आगे बढ़ जाएं। ये इस वाले क्वेश्चन में कि राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी ए फंडामेंटल राइट फ्रॉम, तो 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, लेकिन वो इन फोर्स कब हुआ, ऑपरेशनल को 1979, तो 1979 आंसर होना चाहिए हमारा, 1979। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कि नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट कब शो करें, जब हम रेस्पेक्टफुली खड़े हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, which constitutional right is not a fundamental right? Right to equality, right to freedom, right to life, right to property, right to property. D is the right answer. D is the right answer. अगला क्वेश्चन हमारा, which of the following amendment acts empowers the court to adjust the reasonableness of a restriction imposed even on the right guaranteed by Article 19(1) capital A of the Indian Constitution, यानी मतलब right Article 19(1)(a), बताइए। द फर्स्ट अमेंडमेंट है, रिजेंबल करता है, फर्स्ट अमेंडमेंट है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज रिमूव्ड फ्रॉम द आर्टिकल 19 एज फंडामेंटल फ्रीडम? फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू रेसाइड एंड सेटल, फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी, बताइए। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल, फ्रीडम टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन इम्पोज कर सकता है? बी, पार्लियामेंट कर सकती है सिर्फ, और कोई नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कर सकती है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज, और कोई नहीं कर सकता, याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन हमारा, विद इन द इंडियन लीगल सिस्टम क्या है, देयर इज़ नो राइट टू प्रॉपर्टी? राइट टू property is a fundamental right guaranteed by the constitution. Right to property is a constitutional right but not a fundamental right. Right to property is a statutory right only and not constitutional. देखो, स्टेचुटरी राइट वो होते हैं जो किसी स्टेच्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, ये एक स्टेचुटरी राइट है, ठीक है। और इसको कहाँ से इन्फर किया जाता है, इन्फर इसको किया जाता है आर्टिकल 19(1)(a) से, लेकिन ये है कौन सा राइट अगर पूछा जाए तो ये एक स्टेचुटरी राइट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट से इसको वो मिलती है, मान्यता मिलती है। जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन्ड है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन जो पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट है। यानी अब इस सेंटेंस को मैं थोड़ा और वो करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ कि all fundamental rights are constitutional right but all constitutional rights are not a fundamental right। फिर से स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ, all fundamental rights are constitutional right but all constitutional rights are not fundamental right। only those constitutional rights are fundamental rights which are included in or enshrined in
पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद इन आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा विद इन द इंडियन लीगल, ये हो गया हमारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इच आर कंसिडर्ड टू बी अनरीजनेबल। पहला है गवर्नमेंट कैनॉट मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी एम्प्लॉय टू बिकम अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। नंबर बी, अ रेस्ट्रिक्शन on this freedom which may remain in force for an indefinite period at the pleasure of the executive authorities is an unreasonable restriction. Number C, where those who have a right to form an association will be kept away and the society shall be run by a group of persons nominated by the government, there is a virtual deprivation of the right to association. बताइए क्या हो जाएगा। सब सही है, A, B and C सब कुछ ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ बताना है कि आप लोगों का इस फ्री क्रैश कोर्स का हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, सबको कॉल कर रहे हैं। हमने लगभग 20-25 लोगों को कॉल कर चुके हैं। बाकी के जो भी आप 200-300 लोग हो, हम सबको कॉल करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ कॉल रिसीव कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हैं और बहुत लोगों का तो उसमें व्हाट्सएप नंबर में कॉलिंग नंबर ही नहीं दिए हुए हैं। तो जिन जिन लोगों को ये पता है कि उनका कॉलिंग नंबर काम नहीं कर रहा है, मतलब जो नंबर हम लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं वो काम नहीं कर रहा है कॉलिंग के लिए, तो वो क्या कर देंगे, हमको अपना नंबर जो कॉल करने के लिए हो वो या टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप कर देना आप लोग, सब लोग अपना अपना नंबर जिस पे हम कॉल करके आपका फीडबैक ले सकें। हम उसमें 5-6 चीज़ें पूछ रहे हैं। पहला चीज़ पूछ रहे हैं कि आपका कोई सब्जेक्ट छूटा तो नहीं, अगर छूटा होगा तो हम उसका रिवीजन फिर से करवाएंगे, ठीक है। नंबर 2 पूछ रहे हैं हम, अगर आपको कोई डाउट हो तो हो सकता है कि आप क्लास में शर्माते हो, तो हमसे क्या हो 1-to-1 पर्सनलाइज्ड, उसमें आपको शर्म नहीं आनी चाहिए और आपका डाउट ज्यों का त्यों, जहाँ का तहाँ, देन एंड देयर रिजॉल्व कर दिया जाएगा। नंबर नेक्स्ट, हम आपको ये बताते हैं कि टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आप, पहली चीज़ बहुत लोग कहते हैं कि सर हमारा तैयार नहीं हुआ इसलिए हम टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं। भैया टेस्ट अटेम्प्ट करो, फिर तैयार करो, फिर दोबारा आके अटेम्प्ट करो, फिर तैयार करो, फिर अटेम्प्ट करो। ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि कभी भी ऐसा परफेक्ट दिन नहीं आएगा जब आप एकदम मतलब खुश होकर के कहोगे कि अब तो हमारा सब कुछ तैयार हो गया, अब लाओ चलो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। दैट डे इज़ जस्ट एन इल्यूजन। वो एक दिन क्या है, एक इल्यूजन है कि सब कुछ तैयार होगा। किसी का ऐसा नहीं होता है, ना मेरा होगा, ना कभी आपका होता, ना किसी का होता है। पता नहीं कल को नया क्वेश्चन आ जाए और हमको ना पता हो सकता है कि नहीं हो सकता, सब लोग बताओ। तो सब लोग टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, कोई डाउट होगा उसको हम लोगों से कॉल करके, व्हाट्सएप करके 24/7 पूछोगे जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता आपका, ठीक है। हमने आपका हाथ पकड़ा है, आपको ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करा के मानेंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक। चाहे हमें जितनी मेहनत करनी पड़े, आप लोगों को पता होगा बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज गारंटीड टू इंडियन सिटीजन। बिल्कुल, आर्टिकल 19(1)(d। अगला क्वेश्चन, बियरर बॉन्ड केस नोन एज, बियरर बॉन्ड केस किसको कहते हैं? बिल्कुल, आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को, आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को बियरर बॉन्ड केस कहते हैं। आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को बियरर बॉन्ड केस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्टिकल 19(1)(e ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज, आर्टिकल 19(1)(e किस बात की गारंटी देता है? फ्रीडम टू रेसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू रेसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 19 क्लास 5 इट इम्पोजेज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पे ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है बताइए? बिल्कुल, द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। नंबर 2, द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। बोथ इज द राइट आंसर। आर्टिकल 366 क्लास 25 डिफाइन करता है शेड्यूल्ड ट्राइब को। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने उधर आंसर अभी किया था पहले, हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग याद रखते हो साइमल्टेनियसली। देखो, लॉ एक ऐसी फील्ड है कि इसमें किसी भी दो एक्ट को आप सेग्रीगेट करके ऐसे नहीं पढ़ सकते। आपको होलिस्टिकली तैयार होना होता है। पता नहीं कब का कहाँ आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ कोट करना पड़ जाए, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, सीपीसी, इन सबको कहाँ कोट करना पड़ जाए, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स? बताइए। बिल्कुल, घेराव ऑफिशियल नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, ए इज द राइट आंसर। घेराव, स्ट्राइक, लॉकआउट, ये सब क्या है? फ्रीडम ऑफ उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन हमारा, बीइंग अ ज्यूरिस्टिक पर्सन अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट in which one of the following cases the Supreme Court held that if the state action impairs the right of the company thereby affecting the rights of the shareholder the protection of article 19 will be available to him? किस केस में कहा गया? इस केस को हम अभी पिछली कुछ क्वेश्चन पहले ही भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या है? आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतनी देर से आर्टिकल 19 ही क्यों डिस्कस कर? भैया आर्टिकल 19 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके वेरियस क्लॉजेस हैं। तो हम आर्टिकल 19 पे जितने एंगल से 360 डिग्री एंगल से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब आपके लिए बना लाए हैं। किसी भी बुक में जा करके पढ़िएगा, आर्टिकल 19 आप लगभग सॉल्व कर सकोगे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज़ नो जियोग्राफिकल लिमिटेशन एंड इट कैरीज विद इट द राइट ऑफ अ सिटीजन टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड टू एक्सचेंज थॉट विद अदर्स नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड आल्सो हेल्ड इन व्हिच केस? किस केस में बात बोली गई? बिल्कुल, मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया बोली गई, मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारा, इन व्हिच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट flying the national flag with respect and dignity is an expression and manifestation of one's allegiance and feeling and sentiments of pride for the nation and therefore is a fundamental right protected under article 19(1)(a)। तो जहाँ पर भी बात आएगी किसकी? नेशनल फ्लैग के हॉइस्ट करने। हॉइस्ट मतलब सिर्फ नेशनल फ्लैग को फहराने को हॉइस्ट कहते हैं। ठीक है, फ्लाई व्लाई नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे इसमें फ्लाई वर्ड यूज हो गया है, थोड़ा ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए सब लोग समझ जाओ। बट हॉइस्ट कहते हैं, हमेशा नेशनल फ्लैग कहीं पर भी फहराया जाता है तो उसे हॉइस्ट कहते हैं, HOIST। ओके, तो जहाँ पे भी नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करने की बात आएगी वहाँ पे नवीन जिंदल आंसर होगा। तो ढूंढो इसमें नवीन जिंदल किस क्वेश्चन ऑप्शन में है? तो सी में है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, इन व्हिच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल इज रिप्रेजेंटेड थ्रू प्रेस फ्रीडम इन बोथ सर्कुलेशन एंड कंटेंट फ्रीडम एग्जिस्ट? बताइए। क्वेश्चन केस है हमारा बेनेट कोलमैन कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द CRPC बीइंग इन पब्लिक इंटरेस्ट आर नॉट वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए। मधु लिमाय वर्सेस SDM मुंगेर, इस केस को मैंने अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, ओरिजिनली हाउ मेनी राइट्स आर गारंटीड अंडर आर्टिकल 19? इनिशियली ये जब आज हम अपना टेस्ट स्टार्ट किए तभी हमने बताया था आपको, कितने थे पहले? ओरिजिनली 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट कर दिया गया, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी। कब बनी? 1975 के इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के बाद बनी। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में प्रोवाइडेड है? सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में प्रोवाइडेड है? Pursuant to a constitutional, next question is pursuant to constitutional amendment, cooperative society finds a place among fundamental rights। किस आर्टिकल में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है? सी से कोऑपरेटिव मैंने बताया था, तो आर्टिकल 19(1)(c) में बात आई है। अगला क्वेश्चन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19 क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स? राइट टू स्ट्राइक को करता है? नहीं करता। राइट टू लॉकआउट को करता है? नहीं करता। राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग को करता है। बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट टू सिटीजन टू कैरी ऑन एन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड और बिजनेस इज आ, क्या है ये? बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अभी देखो,
अभी हमने कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, और क्या बताया, स्टेचुटरी राइट क्या होते हैं। तो अगर इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में फंडामेंटल राइट भी ऑप्शन होता तो वो ज़्यादा सही होता, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या सही है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर किस आर्टिकल, किस आर्टिकल में ये बात बताई गई है? बिल्कुल सी, 19(1)(c). ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी से कट 19(1)(c). ओके, अच्छे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 इंसर्टेड आर्टिकल 19(1)(c). किस चीज़ के लिए 19(1)(c) इंसर्ट किया गया? बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सटेंड्स टू द फ्रीडम ऑफ साइलेंस एज वेल, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन, किस केस में ये बात बताई सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है, हमें पता है आप लोग माफ़ कर दोगे। कितने लोग माफ़ कर दोगे मुझे बता दो यार कमेंट सेक्शन में, सब लोग माफ़ करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट कैन मेक एनी लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द सिटीजन्स टू फॉर्म एसोसिएशन, किस बात में? इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन व्हिच केस हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम टू प्रोपगेट आइडियाज which is ensured with the freedom of circulation of a publication as the publication is of little value without circulation। बताइए। बिल्कुल रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, डी इज द राइट आंसर, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अगला क्वेश्चन है हमारा, there is no separate guarantee of freedom of press and the same is included in the freedom of expression which is conferred on all the citizens held in which case, किस केस में बात बताई गई? वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड, मतलब बोथ 1 and 2। ओके, आगे बढ़ जाए। अंडर आर्टिकल 19 क्लास 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का हमें ग्राउंड बताना है आर्टिकल 19 क्लास 3 में, बताइए आप लोग। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी इन द कंट्री, सी इज द राइट आंसर, बोथ ऑफ देम। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज सिटीजन्स द राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया? 19(1)(e), 19(1)(e), इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? फॉर द ग्रेटर पब्लिक गुड एंड नंबर 2 इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। अगला क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड? कौन सा आर्टिकल है जो पर्सन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है ट्रेवल अब्रॉड करने के लिए? बिल्कुल 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 करता है। अगला क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली? कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सिटीजन्स को ही सिर्फ अवेलेबल है? बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 सबको अवेलेबल है, एनी पर्सन को। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन सबको अवेलेबल है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सबको अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू एंटी स्ट्राइक वर्डिक्ट? एंटी स्ट्राइक वर्डिक्ट से रिलेटेड कौन सा केस है? बिल्कुल टी.के. रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, टी.के. रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? एंटी स्ट्राइक वर्डिक्ट, एंटी स्ट्राइक वर्डिक्ट से रिलेटेड है। ओके, टी.के. रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज आर एम्प्लॉयड अंडर आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन कौन से वर्ड यूज किए हैं? प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। क्या है? ऑल ऑफ दी, सब कुछ अप्लाई किया गया, प्रोफेशन भी, ऑक्यूपेशन भी, ट्रेड एंड बिजनेस भी, सब कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19(1)(d) रेड विद आर्टिकल 21? बताओ।
राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी। अगला क्वेश्चन, which one of the under mentioned rights is guaranteed to citizen as right to freedom under article 19? right to vote, right to citizenship, right to contest election, right to assemble peacefully without arms। बताइए। डी इज द राइट आंसर, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। और सब क्या है? और सब फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई कुछ स्टेचुटरी राइट हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18? बताइए। कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल, एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट, कि ऑल ऑफ द अबव। ये आर्टिकल 18 की बात करता है, आर्टिकल 18 में ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सब कुछ इंक्लूडेड है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड ऑन व्हिच अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज्ड? बताइए। पब्लिक पॉलिसी, डी इज द राइट आंसर, पब्लिक पॉलिसी। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरलिटी है, बट पब्लिक पॉलिसी इज नॉट अ ग्राउंड। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग nature of the rights that are guaranteed by article 19 of the Indian Constitution is are found to be correct? Number first, article 19 of the Indian Constitution is confined to what are known as civil rights as distinguished from the political such as right to vote। इस क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोग ऐसे डायरेक्ट बता दोगे। बताओ बताओ। ऑल ऑफ देव 1 2 3 सब सही है, सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन, in determining the substantive reasonableness the court has to take into consideration various factors। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेना होगा, किसको? कोर्ट को, और फिर जाकर के कंक्लूजन पर पहुंचना होगा। ठीक है क्या? which of the following points have to be satisfied in order to adjudge the restrictions to be reasonable? Number A, the restriction must have a rational connection with the object sought to be achieved by the law। Number B, the restriction imposed must not be in excess of the mischief sought to be prevented or the object sought to be achieved by the law। Sorry, both A and B, कि only A only B, both A and B। ठीक है, तो ये था हमारा आज आर्टिकल 19 पे डिस्कशन, पूरा टेस्ट हमने कंडक्ट कराया, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने आंसर बहुत अच्छा किया। कुछ लोगों का मैं देख रहा था कि कुछ लोगों का गलत भी गया है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा जब देखोगे सबका सही जाना चाहिए आंसर। इस पूरे टेस्ट को कम से कम 3 से 4 या 5 बार देखना है, ठीक है? ओके, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि सबकी तबीयत वगैरह सही बनी रहे, तभी 1 जनवरी को फर्स्ट पोजीशन सब लोग लेके आओगे। लाओगे नहीं लाओगे? सॉरी, 1 जुलाई को फर्स्ट पोजीशन कौन कौन लाएगा? बहुत सही मेरे बच्चे, ठीक है? चलो फिर सो जाते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।